स्वागत है आपका चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के अगले लेक्चर में। आज इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं पियाजे के मोरल डेवलपमेंट थ्योरी के बारे में। इस थ्योरी में उन्होंने बहुत सारी चीजें बताई हैं, बहुत ही शॉर्ट में बताई हैं, बहुत ही क्रिस्प वे में बताई हैं। पर को बता दूं, ये थ्योरी पूरी नहीं है, ये थ्योरी आधी है, इससे कई बार सवाल पूछे गए हैं, इसीलिए हम इस थ्योरी को पढ़ने जा रहे हैं। इसमें उन्होंने मोरल रिलेटिज्म, मोरल रियलिज्म के बारे में बात की है। और जितने सीडीपी रिलेटेड कंटेंट है, उन सारे कंटेंट के वीडियो लेक्चर को देखने के लिए आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, जहाँ पे बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र नाम से एक प्लेलिस्ट बनी हुई है। गो देयर एंड चेक इट आउट फॉर मोर। जो मोरल डेवलपमेंट होता है, बेसिकली राइट और रॉन्ग के बीच में जो बैलेंस हम बना रहे हैं, उसी को हम कहते हैं मोरल डेवलपमेंट। कि हमने जो मोरल डायलेमा की स्थिति थी, जो जहाँ पे क्या करें क्या नहीं करें समझ नहीं आ रहा था, उसके बाद भी हमने एक बैलेंस बनाते हुए कोई डिसीजन लिया है, दैट इज मोरल डेवलपमेंट। जो पियाजे ने बात करी है मोरल डेवलपमेंट की, उस टाइम वो पहले रिसर्चर थे जिन्होंने मोरल डेवलपमेंट के बारे में बात करनी शुरू की थी। इनका एक्चुअल मोटो था मोरल डेवलपमेंट को रिसर्च करना, उसके बारे में जानना। लेकिन जब वो मोरल डेवलपमेंट के ऊपर रिसर्च कर रहे थे, उसके बारे में जानने समझने की कोशिश कर रहे थे, तब उनका जो इंटरेस्ट था वो कॉग्निटिव डेवलपमेंट की तरफ शुरू हो गया, उसकी तरफ उनका रुझान हो गया और वो उधर ही बढ़ना शुरू हो गया। और उन्होंने फिर कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी को दिया। लेकिन उससे पहले मोरल डेवलपमेंट में उन्होंने अच्छा खासा काम कर रखा था। उन्होंने कंप्लीट इस थ्योरी को नहीं की, वहां के बाद उन्होंने कॉग्निटिव डेवलपमेंट में काम करना शुरू कर दिया है। पर फिर भी उन्होंने जितना देना चाहिए था काम भर, उतनी थ्योरी हमें दे दी है। अभी तक बहुत ही ज्यादा सही है। ऐसी चीजें होती हैं, इनकी थ्योरी ना ही कंडेम की गई, ना ही होली एक्सेप्टेड है, लेकिन ये थ्योरी है तो हम समझने वाले हैं। इन्होंने मोरल डेवलपमेंट को दो भाग में, दो स्टेजेस में डिवाइड किया और एक गैप बताया कि एक गैप भी होता है। जो दो स्टेजेस है उनको इन्होंने स्टेज 1 और स्टेज 2 कहा। जो स्टेज 1 है इनके हिसाब से 4 से 7 वर्ष के आयु के लिए है, और स्टेज 2 जो है 10 से 14 वर्ष की आयु के लिए है। जो स्टेज 1 के बच्चे हैं, जो छोटे बच्चे हैं, उनकी जो मोरालिटी है इनके हिसाब से एक्सटर्नल है, एज इनके उनको खुद को नहीं पता है कि क्या सही है क्या गलत है। उनके एल्डर्स उनको बताते हैं कि ये सही है, ये गलत है, ये अप्रोप्रिएट वे है, ये एक अनअप्रोप्रिएट वे है, तो वो उसी हिसाब से अपने किसी भी काम को करते हैं। वो मोरल रियलिज्म को जीते हैं, एज इन कि उनका ये मानना होता है कि जो चीजें उनको बताई गई हैं, जो चीजें कही गई हैं, वही परम सत्य है, वो चेंज नहीं हो सकते, वो बिल्कुल फिक्स है। उनके हिसाब से अगर माँ ने कहा है कि चोरी करना गलत है, तो वो हर सिचुएशन में चाहे कुछ भी हो, उससे किसी का कितना भी नुकसान होता हो, वो गलत ही रहेगा, वो कभी सही नहीं होगा। वो मोरल रियलिज्म में भरोसा रखते हैं और इसी वजह से इनको कहते हैं कि इनकी जो मोरालिटी है उनमें कांस्टेंट होता है, वो ओपन नहीं होती, वो ओपन एंडेड नहीं है कि थोड़ा बहुत चेंज की जा सके, बिल्कुल भी नहीं। इनकी मोरालिटी जो है वो बिल्कुल बंधी हुई है। और वो बंधी हुई किस चीज से है? जो बड़ों ने बात कही है उन सारी बातों से इनकी जो मोरालिटी है वो बंधी हुई है। बात स्टेज 2 की होती है, तो जो बच्चे हैं वो कुछ बड़े हो चुके रहते हैं, उनमें समझदारी आ चुकी रहती है, उनके कॉग्निशन का डेवलपमेंट हो चुका होता है, तब उनकी जो मोरालिटी है वो इंटरनल होती है। आप देखो स्टेज 1 में एक्सटर्नल है, स्टेज 2 में इंटरनल है, बिल्कुल अपोजिट है। इंटरनल मोरालिटी मतलब कि वहां पे उनको सही और गलत की समझ है खुद से, और जिसकी वजह से वो डिसीजन ले पा रहे हैं, जो बच्चे हैं वो डिसीजन ले पा रहे हैं कि क्या करना उचित है, क्या करना अनुचित है। और इसी वजह से इनकी मोरालिटी को हम ऑटोनोमस मोरालिटी कहते हैं। ये सवाल किसी एग्जाम में पूछा हुआ है कि ऑटोनोमस मोरालिटी किसको कहते हैं, तो इस पॉइंट को बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा कि स्टेज 2 में ऑटोनोमस मोरालिटी है और स्टेज 1 में हेट्रोनोमस मोरालिटी की बात हो रही है। नाउ नेक्स्ट कि जो ये बच्चे होते हैं स्टेज 2 में, ये अब खुद से जान रहे हैं कि ये गलत क्या है सही क्या है, तो उनको ये चीज पता है कि जो रूल्स हैं वो फिक्स नहीं है, वो तोड़े जा सकते हैं अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू पर्सन, अकॉर्डिंग टू सर्कमस्टांस। जैसा जब जरूरत होता है उस हिसाब से रूल्स को तोड़ा जा सकता है, रूल्स नए बनाए जा सकते हैं। जब वो किसी के हित में नहीं है, वो फायदा नहीं पहुंचा रहे हैं किसी इंडिविजुअल को, सोसाइटी में जो रूल बना हुआ है उससे लोगों का विकास नहीं हो रहा है, उससे उनको परेशानी ही हो रही है, तो वो उनका मानना होता है कि उन रूल्स को तोड़ देना चाहिए, उनकी जगह नए रूल्स बनाने चाहिए जो कि
सबके लिए फायदेमंद हो, जो सबके लिए काम आए। तो ये जो सोचने की प्रक्रिया है जिसमें वो ये सोच रहे हैं कि रूल्स फिक्स नहीं है, उनको तोड़ा जा सकता है, दैट इज मोरल रिलेटिज्म। यहाँ पे स्टेज 1 में देखो जो बच्चे हैं वो मोरल रियलिज्म की बात कर रहे हैं कि बिल्कुल जो भी चीजें हैं वो फिक्स है, और यहाँ पे बात आते हैं तो ये कर रहे हैं मोरल रिलेटिज्म की बात, एज इन कि ये बिल्कुल रिलेट कर सकते हैं। यहाँ पे हो सकता है ये चीज पॉसिबल है तो यहाँ पे ये रूल फॉलो होगा, अगर पॉसिबल नहीं है, बार बार लोगों का जो पर्सनल कोई भी चीज है उसको हिंडर किया जा रहा है उस रूल के द्वारा, कि कोई खुश नहीं है, उसको प्रॉब्लम हो रही है किसी रूल से, तो उन रूल्स को इन बच्चों का मानना होता है कि वो तोड़ा जा सकता है उस सिचुएशन के आधार पे। और इनकी जो मोरालिटी है वो कॉपरेशन की मोरालिटी हम कहते हैं, कि ये बात तो कर रहे हैं कि ठीक है रूल्स तोड़ दो, लेकिन ये तभी इस बारे में बात करते हैं रूल्स चेंज कर दो, रूल्स तोड़ दो, जब लोग उसको अप्रूव करते हैं। वो हमेशा इस चीज को मानने के लिए तैयार है। सी यहाँ पे बच्चे जो है वो ओपन है, वो जानते हैं कि चोरी करना गलत है, लेकिन अगर कोई चीज दाव पे ऐसी लगी हुई है जहाँ पे बात या तो इस पार या उस पार की है और जो सही होगा वहां पे वो डिसीजन लेना है, तो उनका हिसाब है कि ठीक है उस रूल को तोड़ो और तुम्हें चोरी करना सही लगता है तो तुम चोरी कर लो। लेकिन ये तभी वो इस चीज को, अपनी सोच को बढ़ावा तभी देंगे, सोसाइटी में तभी ये प्रस्तुत करेंगे जब उनको लगेगा कि ये लोग हैं जो ये सारी इस बात को अप्रूव करने वाले हैं। तो अप्रूवल जरूरी हो जाता है, और इसी वजह से इनकी जो मोरालिटी वो कॉपरेशन के होते, कोऑपरेटिवली सारे मिल करके रूल्स चेंज करें, उनका ये मानना होता है। तो इस स्टेज 1 और स्टेज 2 की बात हो गई। फिर उन्होंने गैप दिया है कि गैप होता है जो 7 से 10 वर्ष के आयु के लिए होता है। जो बच्चे होते हैं ना इस स्टेज में, वो दोनों स्टेज की तरह बात करना शुरू करते हैं। वो स्टेज 1 और स्टेज 2 दोनों की तरह बिहेव करते हैं, दोनों की तरह बात करते हैं। कुछ सिचुएशंस में वो स्टेज 1 की तरह बात करते हैं, कुछ सिचुएशन में वो स्टेज 2 की तरह बात करते हैं। तो बेसिकली वो एक ट्रांजिशन के फेज में रहते हैं जहाँ पे कि वो दोनों की तरफ ट्रांजिट होते रहते हैं, इधर से उधर, इधर से उधर वो मूव करते रहते हैं। कभी स्टेज 1 में बढ़ते हैं, कभी स्टेज 2 में बढ़ते हैं। तो इसी तरीके से इन्होंने, पियाजे ने बताया स्टेज 1, स्टेज 2 एंड गैप के बारे में। तो ये हमारे पास 3 स्टेजेस हैं। ध्यान में रखने के लिए हम ऐसे ध्यान में रख सकते हैं कि स्टेज 1 है, बीच में गैप है, फिर उसके बाद स्टेज 2 है। तो जो गैप है वो दोनों स्टेज को जोड़ने वाला फेज है, जो ट्रांजिशन है उसके बारे में बात हो रही है। आप भी खुद को डेवलप कीजिए। डेली वाइट्स के साथ सीटेड रिलेटेड जितने भी कंटेंट है उन सारे कंटेंट के मॉक पेपर अवेलेबल है www.dailybites.in पर। गो देयर एंड बूस्ट योर परफॉर्मेंस। आगे हम जो बात कर रहे थे कि हमने पियाजे की जो थियरी है वो तो कंप्लीट हुई नहीं, वो अधूरी थी। तो जो ये अधूरी थी, इस अधूरी थियरी से इंस्पायर होकर कोलबर्ग ने काम करना शुरू किया मोरल डेवलपमेंट पे। और मोरल डेवलपमेंट पे इनका काम जो है पूरे साइकोलॉजी में बहुत ही फेमस है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये अमेरिकी साइकोलॉजिस्ट थे और जिनका काम, जो इन्फ्लुएंस था वो इसी वजह से था क्योंकि इन्होंने जीन पियाजे की स्टडी कर रखी थी। उन्होंने देख रखा था कि जीन पियाजे जो बात कर रहे हैं वो बहुत ही सही डायरेक्शन में बात कर रहे हैं। तो फिर उन्होंने काम करना शुरू किया और इन्होंने काम कुछ इस तरीके से किया कि इनका ये मानना था कि जो मोरल डेवलपमेंट होता है वो मोरल डायलेमा और मोरल रीजनिंग के ऊपर होता है। मोरल डायलेमा इज समथिंग कि जो इंसान है वो किसी दुविधा में फंसा हुआ है, वो क्या करे क्या नहीं करे उसको समझ में नहीं आ रहा है, मतलब डैमेज दोनों तरफ होने वाला है। इस चीज को समझिएगा, जो डायलेमा की बात हो रही है यहाँ पे ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। जो डैमेज है वो दोनों पार्ट पे हो रहा है, लेफ्ट जाए तब भी डैमेज है, राइट जाए तब भी डैमेज है। बट उस राइट और लेफ्ट के चुनाव को जो हम चुन रहे हैं, उसके लिए जो हम सोच रहे हैं कि क्या हम सोच रहे हैं, उसकी वजह से जो कंसिक्वेंस आएंगे उसको हम समझ सकते हैं, आगे बियर कर सकते हैं या नहीं, दैट इज मोरल रीजनिंग। तो इनका कहना है कि मोरल डायलेमा और मोरल रीजनिंग के आधार पे ही मोरल डेवलपमेंट होता है, और किसी मोरल डायलेमा से निकलने के लिए मोरल रीजनिंग यूज की जाती है। तो रीजनिंग इज व्हाट, थिंकिंग। जो हम सोच रहे हैं, कोई डायलेमा हमारे पास है तो उसके ऊपर जो हम सोच रहे हैं, दैट इज मोरल रीजनिंग। तो इसी वजह से इन्होंने क्या किया कि बहुत सारे वैरायटी के डायलेमास को डेवलप किया और हर एज ग्रुप से लोगों को उन डायलेमास को दिए गए कि इन डायलेमास आपके पास है, ये सारी डायलेमा है, इसमें आप क्या चुनते हैं, आप क्या करने वाले हैं। इसमें से सबसे ज्यादा फेमस है हाइंस डायलेमा। जो हेंज की दुविधा है वो कुछ इस तरीके की है कि जो हाइंस है वो बहुत ही
एक काल्पनिक पर्सन है जो गरीब है, उसकी पत्नी से वो बहुत ज्यादा प्यार करता है और अनफॉर्चुनेटली कुछ ऐसा होता है कि उसकी पत्नी जो है बहुत ही ज्यादा बीमार हो जाती है, एक डेडली डिजीज से सफर होने लगती है। अपनी वाइफ को वो हॉस्पिटल लेके गया, वहां डॉक्टर को दिखाया उसने और डॉक्टर ने कहा कि वो अपने लास्ट स्टेज में है, ये सर्टेन टाइप ऑफ मेडिसिन है दैट कैन सेव हर, वो उसको बचा सकती है। और उसके पास जितने भी पैसे थे उसने उन सारी पैसों को इकट्ठा किया और उस केमिस्ट की सर्च में चल पड़ा जो वो दवा उसको दे सकता था। बहुत खोजने के बाद कुछ टाइम बाद उसको फाइनली वो जगह मिल गई वहां पे और वो केमिस्ट मिल गया जहां से उसको दवाई मिल सकती थी और उसको बहुत शांति मिली कि अब वो दवाई खरीदेगा और अपनी पत्नी को मेडिसिन दे देगा। तो केमिस्ट से वो गया, उसने बात की और प्राइस पे बात आके अटक गई कि उस केमिस्ट का कहना था कि दवाई सर्टेन प्राइस पे महंगी है और इतने दाम पे वो देने वाला है। तो उसके पास जो हाइंज था उसके पास उतने पैसे नहीं थे, तो हाइंज ने रिक्वेस्ट किया कि भाई मुझे ये दवाई दे दो, मेरी पत्नी बच जाएगी, आप मेरे से ये पैसे ले लो जितने भी, लेट से 8,000 उसके पास थे या 10,000 उसके पास थे और दवाई 12,000 की थी। तो उसने ये कहा कि ठीक है 8,000 रुपए या 10,000 जो भी हाइंज के पास था कि ये पैसे रख लो और जितनी दवाई है वो दे दो ताकि मेरी पत्नी बच जाए, फिर उसके बाद जो बचा हुआ इंस्टॉलमेंट है वो मैं तुम्हें दे दूंगा। लेकिन जो केमिस्ट था उसने स्ट्रिक्टली मना कर दिया, उसने कहा कि नहीं मैं नहीं दूंगा और उसने जो शॉप थी अपनी बंद कर दी। यहाँ पे हाइंज को क्या करना चाहिए, क्या उसे घर जाके पैसे लेके आना चाहिए या फिर उसको चुरा करके पैसे और दवाई चुरा करके अपनी पत्नी को बचाना चाहिए। लेकिन जो स्टीलिंग है दैट इज अ क्राइम। यहाँ जो हाइंज है वो एक डायलेमा में फंसा हुआ है, अपनी पत्नी से प्यार भी करता है, चोरी भी नहीं कर सकता है। अगर वो चोरी करेगा तब वो जेल जाने की उसको वो जेल जाएगा और जो उसकी पत्नी है उसका क्या होगा, एंड देन जो अगर वो चोरी नहीं करता है तो उसकी पत्नी मर जाएगी। तो यहाँ पे आप सोच सकते हैं हाइंज के लिए कितना बड़ा स्ट्रॉन्ग डायलेमा है। हाइंज आगे क्या करता है, वो उसको चुराता है और चला जाता है। आप यहाँ पे सोच सकते हो कि हाइंज ने बिल्कुल सही किया क्योंकि उसको अपनी पत्नी को बचाना था तो उसने दवाई चुरा ली। पर आप उस केमिस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो कि वो बहुत दूर है, शायद उसके पास पैसे ना रहे हो, वो दवाई आखिरी उम्मीद हो उसके भी पैसे कमाने के लिए, उसके भी घर में चूल्हा ना जलता हो जिसके लिए वो भी बहुत मजबूर हो कि वो दवा नहीं दे सकता हो। तो ये दोनों तरफ जब हम केमिस्ट और हाइंज की तरफ हम सोचेंगे तो बड़ा ही स्ट्रेंज डायलेमा है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग डायलेमा है। गलत और सही के बीच की एक अजीब सी जंग है जिसको कि मोरल डेवलपमेंट हम नाम देते हैं कोलबर्ग के द्वारा। कोलबर्ग का ये कहना है कि एक मोरल डायलेमा है जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग मोरल डायलेमा है, उसमें जो डिसीजन हम ले रहे हैं उस डिसीजन को लेने के पीछे जो हम थिंकिंग कर रहे हैं दैट इज मोरल रीजनिंग। और जो मोरल रीजनिंग है और मोरल डायलेमा है, इन दोनों को जब हम जोड़ दें तब होता है मोरल डेवलपमेंट। और आगे इन्होंने उसी आधार पे मोरल डेवलपमेंट को 3 भाग में बांटा, एक प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल एंड पोस्ट कन्वेंशनल। जो प्री कन्वेंशनल था वो स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स के लिए था, जो कन्वेंशनल था वो एडोलेसेंट्स के लिए था और जो पोस्ट कन्वेंशनल था वो एडल्टहुड और उसके ऊपर के लोगों के लिए था। हम इन सबको डिटेल में देखेंगे अगले लेक्चर में। तब तक के लिए दिस वाज रैप ऑन दिस वीडियो। आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाएं वहां जुड़े और नए वीडियोस के अपडेट को प्राप्त करें। और अब आप मुझसे इंस्टाग्राम के थ्रू भी जुड़ सकते हैं। अंटिल देन स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड टू डेली बाइट्स। गॉड ब्लेस यू ऑल।